Thank you. يلا حبيبي لعب كده ولا؟ فل ثانك يو. Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm on chat if you all can hear me? No, pre-recorded. Thank you, Faika, Mahin, Taha. So before the rest are joining, there is a very good joke to share with you all. So, knock knock. Who's there? CI exams. खत्म हो गया जोक यही में खत्म हो गया. Short and very funny For you. for you. मैंने इतना अच्छा याद किया था कि वो जो हमने बोला मैंने पढ़ा था वो सब उल्टा है. मेरी friend ने Funny का बहन funny का. तो प्यारे बच्चों, क्या हमने कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल की क्लास में पढ़ लिया था? क्या हमने नकवी बना लिया था? नकवी. तो दिस वाज आवर लास्ट डिस्कशन. तो an equation of current is नकवी. NAQV इक्वल I. यहां से आप V यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन बना सकते हैं. ओके, where I is current through the conductor, small n is number density of charge carriers. मतलब number of charges per unit volume in the conductor, या number of charges मतलब number of free moving charges या charge carriers जैसे आप कह सकते हैं. A is cross sectional area of the conductor and small q is the magnitude of charge on one charge carrier. एक charge carrier पे कितना charge है ये उसकी वैल्यू. यहाँ से आपको मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि अगर करंट ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी. करंट कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी. And is number density of charge carriers. It is a constant value for each metal. Two same metal conductors of different sizes, shape, same हो या different हो,
एक गिवन मटेरियल की नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, फिक्स होती है, will have the same value of n, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। अगर आप देख रहे हो कॉपर की एक फिक्स वैल्यू है ना भाई, 8.49 एक्सपोनेंट 28, एल्यूमिनियम की 6.02 एक्सपोनेंट 28। तो इतने नंबर ऑफ फ्री चार्जेस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, इन केस ऑफ कॉपर, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, हर मेटल का अपना फिक्स है। अब मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये कि मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर का एरिया डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और नीचे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। अगर फर्स्ट करें दोनों में करंट की वैल्यू से, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है और दोनों सेम कंडक्टर्स के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए कंडक्टर्स, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी? जिसका एरिया कम हो। क्योंकि ये आप इक्वेशन देख सकते हैं कि जब आप एरिया कम करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है भाई? बढ़ जाती है। सही है, ये बात समझ आती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों कम एरिया पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है और ज्यादा एरिया पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है अगर करंट की वैल्यू सेम है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। आपसे एक मासूमाना सवाल पूछता हूँ, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर के थ्रू 10 कूलम चार्ज गुजरा और एक के थ्रू 20 कूलम चार्ज गुजरा, एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर बी है। बताइएगा जरा ज्यादा करंट किसमें होगा, ए में या बी में? बी में। 5 कह रहा है यानी। क्यों भाई? ये हुआ ना सवाल। जज्बाती लोग कहते हैं बी में क्योंकि चार्ज ज्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि सर टाइम बताएं कितनी देर में गुजरा। ए में करंट गुजरा है 2 सेकंड में और बी में करंट गुजरा है, यानी ये चार्जेस गुजरे हैं 20 कूलम 8 सेकंड में। अब बताओ ज्यादा करंट किस, अब करंट किसमें ज्यादा है? तो करंट इज नॉट जस्ट कि कितना चार्ज गुजरा रहा है, इट्स अबाउट कितनी देर में गुजरा। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ना। आया बाय क्यू टी, तो 10 कूलम का चार्ज है और 2 सेकंड लगेंगे, तो 5 एम्पियर का करंट है भैया है? और नीचे 20 कूलम का चार्ज है और टाइम 8 सेकंड से, तो करंट कितना हो गया? 2.5 है। क्या आप सारे यहां तक मेरे साथ हैं? ऐसा ही है भाई। इसका मतलब सर सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना चार्ज गुजरा, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी देर में गुजरा। सही है, सारे मेरे साथ हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी लिसनिंग टू अस। अब एक और सवाल है, एक कंडक्टर से 100 कूलम चार्ज गुजरे और एक कंडक्टर से 50 कूलम, ज्यादा करंट किसमें? टाइम बताया यार, ये सुन के अच्छा लगा। तो जब तक टाइम नहीं बताएंगे कुछ नहीं हो सकता। चलिए बता देते हैं टाइम। ऊपर वाले को लगे 10 सेकंड, नीचे वाले को लगे 5 सेकंड। दोनों में करंट क्या है? दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, यानी कि 10 एम्पीयर। सर ये एकदम से इतने बच्चों वाले कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाना शुरू हो गया यार? ये तो आप शुरू में पढ़ा चुके हैं हमें करंट। असल में इन चिल्लर एग्जाम्पल्स में हमारे लिए कुछ सीख है, कुछ लर्निंग है। वो लर्निंग ये है कि अगर आपके पास चार्जेस कम है तो आप दिल छोटा ना करें। जस्ट बिकॉज कि आपके पास कम चार्जेस है इसका मतलब ये नहीं कि आपका करंट कम ही रहेगा। आप अपने चार्जेस की स्पीड बढ़ा दें, उनको स्लोली स्लोली दौड़ाने की जगह उनको तेजी से दौड़ाना शुरू कर दें, तो आप वही करंट अचीव कर सकते हैं।
ऐसा ही है, ऐसा ही है ना कि सर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 100 कूलम चार्ज गुजरे और यहाँ 50 गुजरे तो 50 वाला दिल ना छोटा करे कि वो 100 कूलम जितना करंट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। उसे ये करना पड़ेगा कि 100 कूलम चार्जेस जितनी देर में गुजरे थे उससे ज्यादा तेजी से, यानी उससे आधे टाइम में वो गुजर जाए। बिकॉज करंट इज नॉट जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि चार्जेस कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बिल्कुल यही सानिया यहां होता है कि भाई आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक का एरिया ज्यादा है और एक का एरिया, तो डेफिनेट सी बात है, डेफिनेट सी बात है कि जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मटेरियल सेम है ना। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो जहां पे चार्जेस ज्यादा होंगे वो स्लो भागेंगे, और जहां पे चार्जेस कम होंगे वो फास्ट भागेंगे, ताकि दोनों का करंट क्या हो सके, सेम हो सके। इसलिए हम कहते हैं फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट, जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, क्योंकि जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे ऑटोमेटिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, यानी ज्यादा चार्जेस होंगे फ्लो करने वाले हैं। और आप कह रहे दोनों में करंट सेम है, तो उसका मतलब जहां पे चार्जेस ज्यादा है वो स्लोली मूव करेंगे, और जहां पे चार्जेस कम है वो फास्ट फास्ट मूव करेंगे। फास्टली तो कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है ना, फास्टली फास्टली नहीं कहते, फास्ट मूव करें। क्या ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है आप सबको? एन ए क्यू वी इक्वल आई में क्यू का मतलब है क्या? व्हाट इज क्यू? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैरियर ऑन, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर। कोई बता सकता है मेटल्स के केस में चार्ज कैरियर्स कौन है? कौन है बोलो ना? इलेक्ट्रॉन्स है। तो फॉर मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, हेंस फॉर मेटालिक कंडक्टर NaQV इक्वल आई की जगह आप लिख सकते हैं Q की जगह आप E लिख सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है। नाइवी हो जाएगा, नाइवी। सही है, पर ये नाइवी हमेशा नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए होगा? फॉर मेटल कंडक्टर, फॉर मेटालिक कंडक्टर, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। और ई की वैल्यू तो आप जानते हैं, उनने 1.6 एक्सपोनेंट -19 -19 कूलम्स। वो भी नेगेटिव भी होता है, -4 का मतलब -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में कैटायंस एनायंस सर्व्स एज चार्ज कैरियर, हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा भाई, भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हमने ऑलरेडी बात की हुई है। कुछ होमवर्क है जो आपको देना है, ये दो सर्किट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ पुराने रेजिस्टेंस भी आपको दिए थे मैंने होमवर्क के लिए, जिसमें हर रेजिस्टर का करंट और हर रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना था, ऐसे ही और एक बर्थडे वाला भी था। यहाँ पे भी वही है। R3 इज योर बर्थ डेट ऑफ बर्थ, R3 सही है। इन दोनों सर्किट्स को सॉल्व करें, हर रेजिस्टर का अपना अपना करंट अपना अपना वोल्टेज निकालें, और ग्रुप पे ना अपनी वर्किंग भेज दें। किसी दिन मेरा मूड होगा ना तो मैं हर सर्किट किसी एक बच्चे की वर्किंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको मतलब चेक कर लूंगा, सही होगा तो स्टार दूंगा एक। ठीक है, अच्छा सा। डेट ऑफ बर्थ कैसे है? मतलब जो आप जिस तारीख को पैदा हुई थी ना, वो अगर आप 25 तारीख को पैदा हो गए थे तो R3 की वैल्यू 25 हो जाएगी। इस तरह करना था, मैंने पता है ईयर को मंथ से प्लस करके उसको उसका फैक्टोरियल निकाल लेना, सही है। नहीं मतलब ये वाले हैं बस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, पहली तारीख को पैदा हुए थे
ठीक है। क्या क्या लिखता रहता हूँ मैं। चलो भाई, व्हाट इज रेजिस्टेंस? बताइए, व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब ये नहीं बोलना स्काइलर आई एम द रेजिस्टेंस। सही है, सीरियसली। अबे भाई क्या हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यही सुनना चाह रहे थे, ये नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ चार थे, रिलक्टेंस, हिंड्रेंस, ओपोजिशन। देखो लाइक इसमें कोई बुराई नहीं है, बट पहली बात तो रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी हैज टू बी डिफाइंड by the way it has to be measured, okay, like by the way it is calculated. So resistance is a physical quantity. We measure resistance by the equation V equal IR. So R is V over I. So it's the voltage, it's the ratio of voltage across a conductor and the current through it. ठीक है, voltage per unit current ना बोलो, like गलत नहीं है, but the best way is it simply the ratio. Resistance of a resistor is the ratio between the voltage across it and the current through it. Voltage हमेशा दो पॉइंट के अबाउट होता है ना, इसलिए voltage across the resistor और current through the resistor होता है, समझ रहे हो? So use correct prepositions please. Follow me for more English tips. So R is equals to V over I. It is a scalar quantity and its SI unit is volts per ampere, जिसे हम ओम कहते हैं, ओम, ठीक है। और इसका सिंबल है, हाँ। अच्छा, ये हो गई इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। एक होता है सर लाइक इसको एक्सप्लेन तो ऐसे ही करेंगे ना, इट इज द हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन है जो ए लेवल के बच्चे को देनी चाहिए, वो ये कि रेजिस्टेंस जब हम क्या, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालते हैं तो वो बताता है क्या? वो ये बताता है कि ये रेजिस्टर कितना अच्छा है इन प्रोड्यूसिंग हीटिंग व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट। एक रेजिस्टर का काम होता है हीटिंग प्रोड्यूस करना जब उसके थ्रू करंट है। तो अगर किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब एक गिवन करंट पे ये ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। किसी रेजिस्टर की अगर रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब एक गिवन करंट पे ये कम हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही हो? आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस आ गया? हैरियट व्हाट? ठीक है, दुबई कैंपस, हाँ ठीक है। दुबई ने सही काम किया, दुबई ने एनवाईयू बना लिया, एनवाईयू का कैंपस खोल लिया, पता नहीं किस किस का खोल लिया भाई उन्होंने। आपको बोलते हैं ना, आपका फर्स्ट ईयर के बाद अच्छा हुआ, आपको जो भी हां यूपी ट्रांसफर कर देंगे। आप जब जा रहे हो ना, लगेज में मेरी थोड़ी सी जगह बना लेना, वहां जाके बाहर निकाल देना, अल्लाह की जगह बात की मजाक कर रहा हूं। डंकी देखा है जब से दिमाग की दही बन गई। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, नहीं भाई मेरा वीजा टेंशन नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और रेजिस्टर इज इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीट व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस जो है ना वो V ओवर I नहीं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा, V ओवर I होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I नहीं होता। तो बोलेंगे सर ये नहीं होता है, बताने की क्या जरूरत है? अभी बताऊंगा इसकी भी वजह, ठीक है। बाकी आपकी एक्सेप्टेंस, पहले तो मुबारकबाद हो आपको, लाइक माशाल्लाह। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इन माय टीचिंग करियर अब आई हैव स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हर साल कुछ बच्चे होते हैं जो 100, 120, 130% स्कॉलरशिप लेके NYU, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और न जाने कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग भी पढ़े अच्छे से दिल लगा के, और कोशिश करें कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस पे काम करें। और अगर इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, यूजुअली बैचलर्स में ना स्कॉलरशिप इतनी वैसे मिल नहीं पाती, बड़ा मुश्किल होता है।
इफ देयर इज एन अफोर्डेबिलिटी इशू तो आपने ये करना है कि आपने कोशिश करना है कि आप यहाँ से बैचलर्स अच्छा कर लो लोकल यूनिवर्सिटीज से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बैचलर्स बहुत सस्ता है, इतना सस्ता है कि आप सोच नहीं सकते। सही है। 1 करोड़ 30 लाख। हाँ, जैसे अब मैं बताता हूँ, अब जैसे पाकिस्तान का जो सबसे महंगा है ना वो आगा खान है, जो आपसे 5 साल के 1.25 करोड़ लेते हैं। लेकिन इस आगा खान की लेवल की यूनिवर्सिटी अगर आप यूएस में जाओ ना एमबीबीएस करने, तो जिंदगी के 20 साल स्टूडेंट लोन देते रह जाओगे। नहीं होता। सही है, मतलब सिमिलर क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप जाओगे ना, सही है ना, तो यही 1.25 करोड़ ना एकदम से 5 करोड़ और 6 करोड़ और 8 करोड़ पे चले नहीं जाएंगे। सर, 5 ठीक है ना, वो सबसे हल्का है वो। सही है। नहीं अच्छा अच्छा वाला। अच्छा वाला 5 करोड़ का हो जाता है। सही है। तो लाइक आपकी सोच है कि लाइक यहाँ, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज तो इतनी सस्ती है यार, यहाँ इतनी सस्ती है कि आपकी सोच है लाइक, ठीक है वो पाकिस्तान में लोगों की इनकम भी कम होती है तो उनको शायद फिर भी ज्यादा फील होता है। अबे मतलब हंसने की कोई बात नहीं है भाई, पाकिस्तान में जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है ना वो बहुत लिमिटेड है, तो उस हिसाब से उनको फिर भी वो एक्सपेंसिव लगता है। बट अगर आप वैसे इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर नहीं यूनिवर्सिटीज बेहतर है। बैचलर्स तो तरीका ये होता है कि आप बैचलर अच्छे से करो, अपनी जीपी अच्छी मेंटेन करो, और मास्टर्स के लिए ना आप बात करो। ठीक है। हाँ, अगर बैचलर्स करके यही जॉब ढूंढना शुरू हो गए तो फिर बच्चों का डायपर खरीदने के लिए कमेटियां लगानी पड़ेंगी। सही है। चलो भाई, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। यार ये तो इस तरह के सवाल नहीं पूछा करो यार। मैंने कितने अरसे से यूनिवर्सिटी नहीं गया हूँ मैं। मुझे वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया हुआ, मुझे उसको यूज करके ना रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आप सीधा ग्रेडियंट निकालने हैं सिंपली राइज ओवर रन, या जब ये 55 है तब ये 8 है, तो रेजिस्टेंस है 6.88 ओम्स। सही है। चलिए अब एक मजे का सवाल पूछते हैं आपसे। वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, बट दिस टाइम द ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सही है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अगर मुझसे कहा था कैलकुलेट द रेजिस्टेंस व्हेन द वोल्टेज इज 6 वोल्ट, तो क्या करेंगे? 6 वोल्ट पे अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालनी है, ये बात की है। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 वोल्ट पे टेंजेंट बनाएंगे और फिर उसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी डिफरेंशिएट भी नहीं करना। आप सारे मेरे साथ रिपीट करो। मैं तौबा करता हूँ, खवातीन बोलेंगी करती हूँ, मैं तौबा करती हूँ इस बात से कि जब भी वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो तो टेंजेंट बनाएंगे। ये गलत है, गुनाह है, नाजायज है, हराम है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। What we need to understand is, यही मैं समझा रहा था कि जो पीछे ने लिखा था ना कि रेजिस्टेंस इज नॉट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, कि एकदम डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, ग्रेडियंट निकालना। रेजिस्टेंस इज सिंपली वी ओवर आई। अगर उसने आपसे बोला ना 6 वोल्ट पे रेजिस्टेंस निकाल दो, तो चुप से 6 वोल्ट पे देख लो करंट की क्या वैल्यू है और बस उनका रेशो निकाल लो। जैसे यहाँ 6 वोल्ट पे करंट आ रहा 3.5, बट दिस इज योर रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में पूछा गया है और एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा है कि भाई 80% ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड मार्क टेंजेंट। सही है। उनने, क्योंकि सब वो कर्व तो ऑब्वियसली ब्रो टेंजेंट ही बनेगा ना। सही है। और एवरीवन वाज हैप्पी, इसमें क्या गलत हो सकता है। सही है। अब की बार तो मेरी डिस्टिंक्शन आएगी ही नहीं। देखिए अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता ना और मैं कहता एक्सेलरेशन निकालो, तो बिल्कुल आप टेंजेंट बनाते और फिर आप ग्रेडियंट निकालते, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। जब रेट ऑफ चेंज निकलता है ना तब तो बिल्कुल ग्रेडियंट निकलता है, और अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो पहले आप टेंजेंट बनाते हैं। रेजिस्टेंस इज नॉट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, रेजिस्टेंस इज सिंपली वी ओवर। तो भाई आपको जब रेजिस्टेंस चाहिए, आप बता दो अभी इस पर क्या वोल्टेज आ रहा है इस पॉइंट पे और इस वोल्टेज पे क्या करंट आ रहा है, चुप से रेशियो निकालो, घर जाओ।
आगे पीछे की सोचने की जरूरत नहीं है। Am I able to make myself clear to everyone, particularly listening to us online? बाकी कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा है मुझे ऑनलाइन पे। अब्दुल लतीफ, अब्दुल रहमान, हमदान, हानिया, आईफोन 15 प्रो मैक्स, कौनैन अब्बास, मनाहिल, उमैमा, प्रज्वाल, रूथ फातिमा, शैडो, शिफा, ताहा, उदैर अयूब, जैनब जैदी। कंफर्म करें भाई प्लीज, सबको समझ आ रहा है? हाँ, क्लासरूम हेड वो तो मेरा सामने वाला ही पीसी है। किसी और पॉइंट पर ही नहीं पहुंची। सर आपने कितनी बार दिखाएंगे हमें ये? और अब ये बार बार आता है, मैं क्या करूं? ये और मिर्ची बार बार आती है। मिर्ची बार बार, हाँ, वो A2 में आती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ है? ओ लेवल्स में, बट इसको थोड़ा सा बेहतर करके पढ़ लेते हैं। हाय, क्या आप ये जानते हैं कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। मानते ही होंगे ये तो। सर फॉर्मूले तो हमने सारे याद किए थे ना वो लेवल्स में, तो ये हमें याद है। सही है। अच्छा, अब मैं आपके आगे एक सिचुएशन देता हूँ। मेरे पास दो कंडक्टर्स, एक कंडक्टर ए और एक बी, ठीक है। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और एरिया कम करने से भी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो मैंने बी का लेंथ भी ज्यादा रखा है और एरिया कम रखा है, और ए का लेंथ भी कम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्यादा है बी के मुकाबले। तो ए और बी में ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी होगी, ए की या बी की? बी का लेंथ भी ज्यादा और एरिया भी कम है। हाँ बोलो ना, सारे मुत्तफिक है बी की ज्यादा है। छोटा सा प्रैंक हुआ आपके साथ, ए वुड है और बी कॉपर है। अब बताओ, पूछा आपने? सिर्फ ऑनलाइन में किसी ने पूछा था सर मेटल दोनों है कौन सेम है? होशियार है कोई एक माहिन, उसने फौरन पकड़ लिया भी ये फिर खेलेगा हमारे साथ। तो जल्दबाजी का फैसला नहीं करते, पूछते हैं मटेरियल बताओ पहले दोनों क्या है, ठीक है। वरना वैसे तो देखिए, कॉपर का एरिया भी कम है लेंथ भी ज्यादा है, लेकिन इंशाल्लाह रेजिस्टेंस आपको कॉपर की कम मिलेगी। और वुड का भले लेंथ भी कम है और एरिया भी ज्यादा है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा भाई मैं करूंगा। सही है। तो हमें असल में इस एग्जाम्पल को बताने का सिर्फ पर्पज ये कि रेजिस्टेंस दो नहीं तीन बातों पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, एरिया इंपॉर्टेंट है, लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा ये भी है कि कमबख्त है क्या, लाइक लकड़ी है, तांबा है, पीतल है, क्या है, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा ना। वो जो तीसरी चीज है ना उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल को डिस्क्राइब करती है। इसलिए शायद आपने पढ़ा हो कि भाई आर प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए, के इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्योंकि लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के आप क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इक्वालिटी, और एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है रो। क्या है? और ये रो का मतलब डेंसिटी नहीं बल्कि रेजिस्टिविटी है। क्या है? एक्चुअली रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड करती है, बिल्कुल, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, और तीसरी चीज रेजिस्टिविटी क्या है, नहीं मटेरियल कौन सा। हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है। फॉर गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, ट्रांजिशन मेटल्स, आमतौर पर, या कोई भी अच्छा मेटल हो जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, आप देखेंगे उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत लो होती है, 10⁻³ में चली जाएगी, इतनी कम हो जाएगी। और फॉर पुअर कंडक्टर, जैसे आप आसान भाषा में इंसुलेटर्स कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, बोर्ड, पता नहीं क्या है क्या, इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻6, 10⁻8, ठीक है ना। जितना भी फिर आप कंडक्टर को
का एरिया बढ़ा दें और लेंथ कम कर दें, इंशाल्लाह आपको करंट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, बिकॉज उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू इतनी हाई है, इतनी हाई है कि बहुत हाई है। क्या आप तमाम खवातीन और हज़रात यहाँ तक मेरे साथ हैं? बस एक दिन की पार्टी और है, ये आखिरी करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझा दो, फिर वापस आ जाएंगे सर्किट्स पे, ए लेवल्स के। यस, अच्छा आपको लगता है मैंने आपको ए लेवल के सर्किट्स पढ़ाए? जो पिछले वीक मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको ओ लेवल के सर्किट्स पढ़ाए। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि भाई डिस्पाइट द फैक्ट दैट कॉपर हैज ग्रेटर लेंथ एंड लेसर एरिया, स्टिल इट्स रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन वुड बिकॉज़ इट्स रेजिस्टिविटी इज वे टू स्मॉलर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ वुड। फिर भी कॉपर की रेजिस्टेंस कम आ रही है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.77 एक्सपोनेंट माइनस 8 और वुड की रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 3 10 की पावर 4 में। समझ रहे हो आप? तो resistivity is the property of a material whereas resistance is the property of a sample of a substance। चलो आपसे एक छोटा सा एस्टिमेशन का क्वेश्चन कराते हैं। कार्बन ग्राफाइट का नाम सुना है? ग्राफाइट सबने सुना होगा। ग्राफाइट की रेजिस्टेंस एस्टिमेट करें 10 ओम 100 ओम 1000 ओम 10,000 ओम। चले भाई 10 ओम और बोलो एनीवन? 10,000 ओम भी आ गया, क्या बात है। और भाई इससे बड़ी बोली कोई लगाना चाहेगा? रूथ फातिमा 10। दो 5 नन ऑफ दीस दो। हाँ अबे भाई ग्राफाइट की चारों रेजिस्टेंस पॉसिबल है यार, डिपेंड करता है आपने एरिया क्या रखा हुआ है, लेंथ क्या रखा हुआ है। टुडेस क्लास इज ऑल अबाउट asking questions that require more information। okay तो आप लोगों ने वो देखा है, रेजिस्टेंस शीट खरीदी कभी किसी ने? साइंस का प्रोजेक्ट, अबे हम क्या करेंगे, ऐसी बात है, तुम लोग साइंस के स्टूडेंट थोड़ी हो जो तुम लोग कभी कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं बनाया कभी स्कूल में। तुम लोग वही वाटर साइकिल पेंट कर देते होगे शीट पे, यही साइंस प्रोजेक्ट लेके खड़े हो गए, ये देखिए समंदर से पानी ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे वापस आ रहा है। कभी जिंदगी में कोई अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई ऐसा मोटर शोटर बैटरी वैटरी लगा के कुछ नहीं किया है ना? शाबाश। तुम लोग जब बेटा इंजीनियर बनोगे ना आगे जाके, तो तुम लोग जब बिल्डिंगे बनाओगे ना तो उसके लॉजिक वॉशरूम में गेट्स पता क्या बनाए होगा? थे। नहाने की पानी नीचे और जो उसका सिंक होगा वो ऊपर होगा, फिर लोग डोल से उठा के उसको फारिग करेंगे। जैनब देखो, जैनब दादी ने गाड़ी बनाई थी, तो भाई तुम लोगों ने वो क्या कहते हैं उसको, एक रेजिस्टेंस शीट होती है बेटा, वो कभी जाके खरीदना, सस्ती आती है 100 हमारे टाइम में तो 15-20 रुपए की आती थी, अब तुम लोगों के टाइम में 100-200 रुपए की आती होगी। उसमें सारे रजिस्टर लगे हुए, 10 ओम से लेके 5 ओम से लेके मेगा ओम तक। देखो लैब में ही देख लिया होगा बेशर्मो, सही है, वैसे अपना होना चाहिए घर पे। प्रोजेक्ट बनाया, याद आ गया, सही है। एक ही शीट होती है, उसमें लगा हुआ होता है हर साइज का रजिस्टर, वो सारे ग्राफाइट के बने हुए, ठीक है। बस क्या होता है, किसी का एरिया कम कर दिया, किसी का एरिया ज्यादा कर दिया, किसी की लेंथ बढ़ा दी, किसी की लेंथ कम कर दी, तो उससे रेजिस्टेंस डिफरेंट बन जाती है। तो एक ही मटेरियल के डिफरेंट सैंपल्स की डिफरेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं कहूँ ग्राफाइट की रेजिस्टेंस, तो आपका पहला सवाल ये होना चाहिए, सर व्हाट आर द डायमेंशन, ना कि एकदम सर 10 ओम ऑब्वियसली, सही है। यू शुड आस्क मी कि भाई व्हाट आर द डायमेंशन सर, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है इस बात पे कि आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्या है। मेरे हिसाब से 100 होना चाहिए वैसे, नहीं आपके हिसाब से नहीं, आप सवाल पूछेंगे ये, समझ रहे हो?
ये लोग जाएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इनसे कोई पूछेगा यार एक बंगला बनाना, हाँ 2 करोड़ में बन जाएगा, बगैर पूछे कितना बड़ा बंगला है कितना छोटा बंगला है, 2 करोड़ में बन जाना चाहिए। ऐसे तो सही है, तो भाई पहले डायमेंशंस पूछना होता है, सही है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिफरेंट डायमेंशंस की डिफरेंट होगी। हाँ, रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की कांस्टेंट होती है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मटेरियल, बट रेजिस्टिविटी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, कॉपर की कुछ और होगी, जैसे ग्राफाइट की मैंने पीछे वैल्यू भी दिखाई आपको। और जब भी आप गूगल पे लिखोगे ना रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ ग्राफाइट, रेजिस्टिविटी ऑफ ये, रेजिस्टिविटी ऑफ वो, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, आगे लिखा हुआ होगा एट दिस टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट होती है, बट एट अ गिवन टेम्परेचर। तापमान बदल देने से, टेम्परेचर चेंज कर देने से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, और फिर इवेंचुअली रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो उन्होंने पास्ट पेपर्स में एक बार सवाल पूछा, और पूछा भी पूरा माहौल बना के, पहले पूछते हैं जैसा कि आपको पता है किसी मेटल को हीट किया जाए तो वो एक्सपैंड हो जाता है, आपने कहा ओ यस आई नो। फिर उन्होंने कहा अच्छा हम जब किसी मेटल को हीट करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इज इट बिकॉज कि हम उसको हीट करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है? द आंसर इज नो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। किसी मेटल को जब आप हीट करते हो ना तो वो जो एक्सपेंशन होती है वो मिलीमीटर्स में होती है, ये नहीं 1 मीटर का आयरन था हीट किया 4 मीटर का हो गया, ऐसा नहीं होता, सही है। वो थोड़ी सी एक्सटेंशन आती है, लेंथ में कोई बड़ा चेंज नहीं आता, चेंज आता है बट इतना मैसिव नहीं आता। व्हाट हैपेंस इज कि जब आप किसी कंडक्टर को हीट करते हैं ना तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ जाती है कि कल मैंने आपको बताया था ना कि कंडक्टर में एटम्स होते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पे ऐसे नाच रहे होते हैं, तो जब आप हीट करते हैं ना तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो और जोर जोर से ऑसिलेट करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए उनके थ्रू गुजरना और मुश्किल हो जाता है, फिर वो और ज्यादा कोलाइड करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे एक्सपीरियंस मोर ऑपोजिशन इन देयर फ्लो थ्रू द कंडक्टर। तो हम कहते हैं कि हीटिंग कर देने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, और फिर इवेंचुअली रेजिस्टिविटी के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी। तो है, ये बात समझ में आ गई। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी होगी कॉपर की, आयरन की, निकल की। रेजिस्टेंस ये नहीं बोलते कॉपर की रेजिस्टेंस इतनी है, नहीं, कॉपर की 1000 हो सकती है वैल्यू रेजिस्टेंसेस की, डिपेंड करता है कि आपने उसकी क्या डायमेंशन सेट की। क्या यहाँ तक आप सारे मेरे साथ हैं प्यारे बच्चों, मन के सच्चों? आर यू ऑल विद मी? R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो रो बराबर है आर ए अपॉन एल। अगर एरिया हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, एरिया हो जाए 1 और लेंथ भी हो जाए 1 मीटर, चाइना के फोन पे पाबंदी लगाओ यार, मजाक नहीं उड़ा, मतलब वॉल्यूम कम रखा करो ना, एरिया भी 1 और लेंथ भी, तो रो इज इक्वल टू आर। यानी अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअली रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही तो है, हमेशा नहीं, उस वक्त जबकि एरिया 1 हो और लेंथ भी 1 हो। तो अगर आपको किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिटरमिन करनी है तो आप कुछ नहीं करें, आप उसकी रेजिस्टेंस निकाल लें, बट ये मेक श्योर करें कि जब आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उस वक्त उसका लेंथ भी 1 मीटर हो और उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर, तब भी वही होगा, कोई मसला नहीं। हाँ, बट यूजली यूनिट करके डिफाइन करते हैं ना, जैसे वेलोसिटी था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो रेजिस्टिविटी
of a material is defined as its resistance when its cross-sectional area is unity and length is also unity. Unity मतलब 1. ऐसा यूनिट रेजिस्टिविटी की है, किसी को पता है? रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. क्या होती है? ओम मीटर. फॉर्मूला से भी देख सकते हैं. रेजिस्टिविटी इज RA upon L. रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर. स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, I'll be left with ohm meter. So resistivity is जो ऐसा यूनिट है that is ohm meter. फिर a conductor or resistor of a particular material, copper, graphite, has a fixed value of resistivity at a given temperature. ये वही बात है जो मैंने बताया, उसको वर्ड्स में लिख दिया. Resistor of different values can be made by adjusting the length and cross-section area of conductor using the same material. एक ही मटेरियल के different dimensions को यूज करके आप different resistors, different resistances बना सकते हैं. और फिर वही वाली बात, when a conductor is heated, the atomic or the molecular vibration in the conductor increases and hence the free electrons flowing through the conductor collides more frequently and hence the hindrance in the flow of charge. जो मैंने कल आपको समझाया था. So mathematically we say that with the increase in temperature of the mathematically we say that with the increase in temperature the resistivity increases and hence the resistance. जब आप हीट अप करते हो ना इस सब्सटेंस को तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जिससे इवेंचुअली उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. ऐसे ही हो, बोलो ना. चलो भाई, निकाल ले पेपर पेन और दिखा दे अपने मैथमेटिक्स का जलवा. अरे बोलो ना.
टाइम इज शॉर्ट गाइस। फिजिकल क्लास में सही जवाब देने वाले को अभी के अभी 10 रुपए बढ़ा दिए पैसे को, पूरे 50 रुपए दिए जाएंगे। हाँ पूरे 50 रुपए, कोई वापसी नहीं दूंगा ले कि चेंज वापस कर दो, पूरे आपके हुए, नो टैक्स, ऑल योर्स। हाँ so anyone ऑनलाइन हमारे पास डिफरेंट आंसर्स आना शुरू हो गए। माशाल्लाह 3 आंसर आ गए, 8/3, 8/3, 8/3। क्या बात है भाई। अब बाकियों ने बोला हम भी लिख देते 8/3। हाँ यही आ रहा है, यही आ रहा है 8/3। वैसे करेक्ट आंसर आई थिंक 8/3 है। ट्रस्ट मी सर, भरोसा रखें सर। देखिए रेजिस्टेंस इज रॉ एल अपॉन ए, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो है रॉ, लेंथ है 2l और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डायमीटर इसका डी है, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, और आर की जगह आप लिख दोगे d/2 स्क्वायर एज इट इज, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो आर एक्स की रेजिस्टेंस आपके पास आ गई रॉ इंटू एल अपॉन ए, आर वाई की रेजिस्टेंस हो जाएगी रॉ इंटू इसकी जो लेंथ है वो 3l है, वही पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बट डायमीटर में क्या लूंगा इस केस में 2d, ऐसा ही है। रॉ से रॉ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इधर बच गया 2l अपॉन डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इधर बच गया 3l अपॉन 4 डी स्क्वायर, ऐसा ही है। 2l अपॉन डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 डी स्क्वायर अपॉन 3l। ठीक है भाई, डिच किया 4 टू द और नीचे 3। Are you all with me? अब सबसे पहले किसका आया 50 रुपए? सबसे पहले मनाइल के असर का आया था। मनाइल आप अपना, अगर कराची में तो अपना 50 रुपए का इनाम मुझसे रिसीव कर लीजिएगा, अगर आप कराची से बाहर हो तो अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा, मैं ट्रांसफर करके ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। 50 रुपए नहीं जाते, ये क्या बात है? तुम ट्राई कर चुके? तो हाँ मैसेज आया होगा 50 रुपए भिजवा दो, तुमने भिजवा दिया। अरे यार 25 रुपए फॉर थर्ड प्लेस। अच्छा भाई चले एक और सवाल दे देते हैं आपको जल्दी से। हाँ तो मैं तो सवाल ही दे रहा हूँ ताकि आप घर पे करें। खुश क्यों हो रहे हो? होमवर्क नहीं दे क्या? आपके फिजिकल क्लास में बांट दे। नहीं नहीं नहीं, किसी का हक मैं किसी और को नहीं दे सकता। मनाइल आप मुझे पहले ये बताएं, आर यू फ्रॉम कराची? हमारे पास TCS सर्विस भी है अभी कराची में। चले आपके 50 रुपए मैंने एनवेलप में करके रख दिया, आप जब भी कराची आए ना तो आप हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा। ये फीस में कॉम्पेंसेट करवा घर पे अब्बा को बताएगी ना 50 रुपया डिस्काउंट, अब्बा उल्टा लगाएंगे इसको 2 काम के नीचे। चले भैया आपका होमवर्क है। If there is any question, please feel free to ask. मंडे से चार्ज हो जाओ सर्किट की दुनिया में डाइव मारने के लिए। ठीक है, डाउनलोड आप कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सर किसी ने भी तस्वीर नहीं ली? मैं ले रही थी। हाँ, 2 ग्रुप पे डाल देंगे।